तेरे बीच का पार्ट कट करने आता है क्या? देखो फिर अभी ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक, इसीलिए वो दो हमने भाग में किया था। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक जिसमें नोज नेजल कैविटी मींस अपने गले के ऊपर का जो भाग आता है, और नीचे जो लंग्स, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एयर सैक्स जो है वो इन्वॉल्व होता है। वो जब इन्वॉल्वमेंट होता है तो उसको बोलते हैं लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ओके, नोज हमने देखा। अभी नोज में एक मेन कॉन्सेप्ट है जो यौगिक कॉन्सेप्ट हम बोलते हैं त्रिविध नाड़ी, आपका हुआ होगा है ना, नाड़ी नाड़ी कॉन्सेप्ट हुआ होगा। तो नाड़ी में हमने देखा था 3 नाड़ी मेन है। वैसे तो 72,000 नाड़ियां हैं अपने शरीर में, उसमें योगा के अनुसार, और उसमें की 3 नाड़ियां बहुत इंपॉर्टेंट है, ईडा, पिंगला और सुषुम्ना, है ना। तो ये जो नोज से रिलेटेड है, ईडा और पिंगला और सुषुम्ना, वो ये नोज से है। तो जो ईड़ा बोलते हैं जो लेफ्ट नॉस्ट्रिल से आता है वो चंद्र नाड़ी है, और पिंगला जो बोलते हैं राइट नॉस्ट्रिल जो सूर्य नाड़ी है। उसके अनुसार ही हम जो जैसे सूर्य भेदन प्राणायाम, चंद्र भेदी प्राणायाम, अनुलोम विलोम, ये जो सब प्राणायाम है वो पूरा अपने नॉस्ट्रिल पे डिपेंड होता है। जैसे मॉडर्न साइंस बोलता है कि दोनों नॉस्ट्रिल से हम सांस लेते हैं, लेकिन योगिक कॉन्सेप्ट के अनुसार ऐसा है कि हम 2 आवर्स में एक नॉस्ट्रिल से ही सांस लेते हैं, और बीच में फ्रैक्शन ऑफ सेकंड रहते हैं जिसमें हम दोनों नॉस्ट्रिल से सांस लेते हैं, फिर बाद में एक नॉस्ट्रिल से फिर सांस लेना शुरू होता है। और हम ऐसे भी देखेंगे ना, आप एक बार प्रयोग भी करके देखें कि हम ऐसे करके देखेंगे तो एक साइड से ही अपना नॉस्ट्रिल शुरू होता है, और एक टाइम आता है, 1 सेकेंड ऐसा आता है कि जिसमें दोनों नॉस्ट्रिल्स होते हैं, फिर से दूसरा नॉस्ट्रिल शुरू हो जाता है। तो ऐसा कॉन्सेप्ट जो यौगिक कॉन्सेप्ट है, ईड़ा, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, वो कॉन्सेप्ट भी नोज से रिलेटेड है, इसीलिए ये बीच में डाला है। तो ईड़ा जो है, Tanishka will just add, post performance of Anulom Vilom or Nadi Shuddhi Pranayama will equalize the breathing. You can check it from yourself at any time when you do post Anulom Vilom. The exhalation on both the nostrils will be equal. The volume of the air being exhaled out to both यस, the nostrils will be equal. Yeah. Proceed. Yeah. ओके। अभी जो है नोज, नोज का होने के बाद आता है पैरानेजल साइनसेस। साइनसेस तो सबने सुना होगा, साइनसेस क्या है, मेरा इधर का साइनस दुख रहा, उधर का साइनस दुख रहा, साइनोसाइटिस हो गया। ये साइनोसाइटिस क्या है? तो जो नोज के अंदर अंदर जो साइनस भरे हुए हैं अपने इधर, तो उसमें म्यूकस भर जाता है, और साइनोसाइटिस, आइटिस मीन्स क्या, कभी भी आइटिस का लास्ट वर्ड आ गया तो उसका मतलब है इन्फेक्शन, किधर भी इन्फेक्शन हो गया। तो साइनोसाइटिस क्या, साइनस में इन्फेक्शन, साइनोसाइटिस। ओके, तो 4 प्रकार के साइनसेस है। मैक्सिलरी है, इधर दिख रहा है देखो, जो अपने इधर जो रहता है गाल के इधर ना, कभी कभी दुखता है, देखो इधर बहुत नाक भरी हुई है तो इधर भी पेन होता है, तो ये जो मैक्सिलरी साइनसेस है वो भरे होते हैं, तो ये है मैक्सिलरी साइनस। ओके, फिर बाद में आता है फ्रंटल साइनस, जो ऊपर इधर कभी कभी इधर पेन होता है, इधर साइनसेस, इधर के साइनसेस भरे होते हैं, ये है फ्रंटल साइनस। हाँ, फिर ये आता है इधर इधर अंदर नोज, आईज और नोज के बीच में जो है वो इथमोइड साइनस है। ओके, और फिर इधर कान, कभी कभी कान के इधर भी दुखता है, देखो इधर जो है वो स्फिनॉइड साइनस। ऐसे 4 साइनसेस है, मैक्सिलरी, इथमोइड, फ्रंटल एंड स्फिनॉइड। कवर्ड बाय द म्यूकस मेम्ब्रेन, कोल्ड, साइनोसाइटिस, राइनाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन, ये सब नाम है अलग अलग। जो नोज में हो गया तो उसको बोलेंगे राइनाइटिस, रनिंग नोज हो गया, साइनस में भर भर गया तो उसको बोलेंगे हम साइनोसाइटिस, कोल्ड हो गया, ये अलग अलग उसके ही नाम दिए हैं, इन्फेक्शन जहां जहां होता है उसके अनुसार। ओके, बाकी सबका ट्रीटमेंट एक ही रहता है। अभी हमको मालूम है, आपको ये षटकर्म बताया होगा, है ना, षटकर्म हो गया है आपका, घेरंड संहिता, घेरंड संहिता हो गया ना। तो घेरंड संहिता में षटकर्म में जलनेति हमको मालूम है, जलनेति से ये साइनसेस हम क्लियर कर सकते हैं ना। जलनेति से कैसा था, एक पोजीशन में खड़े होना है, एक नाक से पूरा पानी भरना है, दूसरे नाक से छोड़ना है, फिर दूसरे नाक से भरना है, और फिर फर्स्ट नॉस्ट्रिल से वो छोड़ना है ना। तो जलनेति ये पैरानेजल साइनसेस क्लियर करने में बहुत हमको हेल्पफुल एग्जाम में रहती है। प्रैक्टिकल में डेमोंस्ट्रेशन पूछेंगे, डेमोंस्ट्रेशन जस्ट शो द डेमोंस्ट्रेटर। ओके, हाँ, देन उसमें एक क्वेश्चन आता है उसमें एग्जाम में, बिकॉज़ आई एम इन द एग्जामिनर, व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर, व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर, राइट इट डाउन।
the pressure exerted by the system, whereby it is able to absorb the, at a certain level of pressure, it is able to absorb the water, which should be, what should be the amount of the salt? 1 gram of salt with 1 liter of water. 1 gram per 1 liter of water. Okay. Second most important than और is Kapalbhati. Equally important. और जलनेति के बाद भी पश्चात कर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है जलनेति में. ओके, कौन से करने हैं? उसका कितने गैरंटी समझने में कितने का ये षट चक्र है, बिकॉज़ लिटिल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग. उसका कितने है? हाउ मेनी षट कर्मस आर देयर? गैरंटी समझता परीक्षा दौड़ते हैं 13 उसमें दौती में वेरिएशन बहुत है. ओके, अंतर दौती, हृदय दौती, and 6 in Hatha Yoga. 6 in Hatha Yoga. Okay, the next, yeah, sorry. तो दिस इज ऑल्सो रेजोनेटिंग चेम्बर फॉर स्पीच. जो पैरानेजल साइनसेस होता है ना, ये साइनसेस क्यों होते हैं? तो उसके 2 रीजन है कि साइनसेस क्यों डाले हैं अपने इसमें. तो उसके 2 रीजन है. एक तो इस वो स्पीच के लिए रेजोनेटिंग चेम्बर जैसा यूज होता है उसका. और जो ये कैविटीज की वजह से क्या होता है, देखो ये पूरा ऐसा सब भरा हुआ रहता, तो हेड अब हमको कैसा रहता है, एकदम हेवी हेवी लगता. ये थोड़े से बीच बीच में साइनसेस रखे, उसकी वजह से होता है हेड थोड़ा सा फील लाइट. इसके लिए ये साइनसेस दिए हैं. बहुत बार पूछते, मीन्स अपने इधर नहीं पूछते, लेकिन मेडिकल में सवाल पूछते हैं ये साइनसेस का यूज क्या होता है, साइनसेस का क्या यूज है, क्यों दिया है साइनसेस. फिर आता है फेरिंग्स. ओके, फेरिंग्स इज अ ट्यूबुलर इन स्ट्रक्चर and 12 to 14 सेमी लॉन्ग. फेरिंग्स डिवाइडेड इनटू, अभी इधर देखो, नेजोफेरिंग्स. नेजोफेरिंग्स क्या? नोज के पीछे जो पीछे का जो भाग है उसको बोलेंगे नेजोफेरिंग्स. ओरोफेरिंग्स मींस, ओरो मींस माउथ, माउथ के पीछे का जो भाग मींस फेरिंग्स इधर से ही पीछे से स्टार्ट हो जाता है ना, ऐसा फेरिंग्स है. तो नोज के पीछे का जो भाग है उसको बोलेंगे नेजोफेरिंग्स. ओरल के पीछे का भाग जो है उसको बोलेंगे ओरोफेरिंग्स. और लैरिंगोफेरिंग्स मींस क्या? लैरिंग्स के पीछे का जो भाग है उसको बोलेंगे लैरिंगोफेरिंग्स. 3 पार्ट है इसके. 10 to 12 सेंटीमीटर की लॉन्ग ट्यूब रहती है नोज के पीछे, ओरल के पीछे और लैरिंग्स के पीछे. लैरिंग्स और लैरिंग्स आगे रहता है और उसके पीछे फेरिंग्स रहता है. ओके, ऐसे ऐसे रहते हैं. फिर लैरिंग्स सामने रहेगा, पीछे फेरिंग्स रहेगा, और पूरा नोज से लेके अपने लैरिंग्स तक वो पूरी ट्यूब रहेगी. ओके, ये फेरिंग्स का भी यौगिक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा दिया है उन्होंने, क्योंकि फेरिंग्स में 7 ओपनिंग्स रहते हैं, पूरे के पूरे 7 ओपनिंग्स. कौन से ओपनिंग्स उधर जाते हैं? 2 नेजल ओपनिंग, नोज के जो ओपनिंग्स है वो उधर ओपन होते हैं. फिर 2 यूस्टेशियन ट्यूब. व्हाट इज यूस्टेशियन ट्यूब? जब हमको देखो सर्दी होती है तो अपना कान भी बंद हो जाता है. तो क्यों कान बंद हो जाता है? तो नोज और कान के बीच में एक ट्यूब रहती है. ओके, उसको बोलते हैं यूस्टेशियन ट्यूब. ओके, उसका ओपनिंग भी फेरिंग्स में ओपन होता है. ओके, तो यूस्टेशियन ट्यूब क्या है ये समझ लो. जो हमारे नॉर्मल है ना, उससे हम समझ से सीख ले. हमको जब सर्दी होती है कान बंद होता है. कान क्यों बंद होता है? तो नोज और कान के बीच में एक ट्यूब रहती है, उसको बोलते हैं यूस्टेशियन ट्यूब. तो उसमें म्यूकस जमा होता है, उसकी वजह से हमारा कान बंद बंद हो जाता है. ओके, तो ये यूस्टेशियन ट्यूब है. किधर है वो? नोज और कान के बीच में है यूस्टेशियन ट्यूब. तो उसके भी दोनों साइड के दोनों ओपनिंग उधर ओपन होते हैं. नेजल नोज के दोनों नॉस्ट्रिल्स के 2 ओपनिंग उधर ओपन होते हैं. फिर माउथ का भी ओपनिंग उधर ही होता है. फिर लैरिंग्स का भी ओपनिंग उधर ही है, मींस इधर फेरिंग्स है पीछे, आगे लैरिंग्स के, उसका भी ओपनिंग उधर ही होता है. और इसोफेगस, इसोफेगस क्या है? अभी हम कल डाइजेस्टिव सिस्टम में देखेंगे कि इसोफेगस है फूड पाइप, जिधर से अन्न हम मुंह से लेते हैं, इसोफेगस में जाता है, थोड़ी सेकेंड के लिए रुकता है और फिर जठर में चला जाता है, स्टमक में चला जाता है. तो वो जो बीच वाली ट्यूब है इसोफेगस, उसका भी ओपनिंग फेरिंग्स में होता है. तो जो आपने सुना होगा सप्तपथ,
सप्तपथ जो है ना, वो जो सप्तपथ के जो पूरे ओपनिंग्स है वो फेरिंग्स में ओपन होते हैं। याद रखो, सप्तपथ जो है ना वो फेरिंग्स में ओपन होते हैं। ओके, इसके लिए वो फेरिंग्स का महत्व है अपने योगा के अनुसार। फेरिंग्स हो गया, फिर उसके बाद आता है लैरिंग्स। मींस फेरिंग्स के आगे जो आएगा लैरिंग्स। लैरिंग्स लाइज इन फ्रंट ऑफ द फेरिंग्स। द एयर इनहेल्ड फ्रॉम द नोज पासेस फ्रॉम द फेरिंग्स टू द लैरिंग्स, क्योंकि ओपनिंग है उधर, फिर लैरिंग्स में आ जाता है, एंड देन डाउन टू द ट्रकिया। ओके, इधर से आ गया, नोज से आ गया, टंग से अंदर गया, फिर फेरिंग्स में आ गया, फेरिंग्स से लैरिंग्स में आ गया, और लैरिंग्स के बाद वो ट्रकिया में चला जाता है। Upper side of the larynx, tongue-like structure called the epiglottis, which closes larynx during the swallowing. Swallowing means क्या, जब खाना खाते हैं उस टाइम बोलना नहीं चाहिए। क्यों बोलते हैं खाना खाते समय बोलना नहीं चाहिए? हम बच्चों को भी बार बार बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जो खाना है गलती से फिर लैरिंग्स में चला गया और फिर उससे एस एक्स में चला गया तो एकदम से वोमिटिंग आ जाती है। नहीं तो एक बार तो वो जो बोलस है उधर अटक भी सकता है। तो इसीलिए खाना खाते वक्त बोलना नहीं चाहिए। इसका ये मेन रीजन है कि अपर साइड ऑफ द लैरिंग्स टंग लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द एपिग्लॉटिस व्हिच क्लोजेस द लैरिंग्स ड्यूरिंग द स्वेलोइंग। और ये क्लोज प्रॉपरली नहीं हुआ, खाते समय हम बोलते गए तो ये क्लोज प्रॉपरली नहीं होगा तो खाना दूसरी जगह चला जाएगा। Closing of larynx, food passes into the esophagus only and not in the air passage. इसके लिए वो बनाया गया है। ओके, लैरिंग्स समझ में आया? लैरिंग्स मींस क्या, अपना जो जिधर से अपनी आवाज आती है वो है लैरिंग्स। ओके, वोकल कॉर्ड जो बोलते हैं, उसके पीछे जो है फेरिंग्स जिधर सप्तपथ है। हाँ, कंफ्यूज मत हुए, इतना कंफ्यूज कुछ भी नहीं है। नोज हो गया, नोज के बाद पैरानेजल साइनसिस हो गए, साइनसिस के बाद फेरिंग्स आ गया, फेरिंग्स के 3 हो गए, और अपने नोज के पीछे जो हो गया वो ओरोफेरिंग्स है, माउथ के पीछे हो गया ओरोफेरिंग्स है, और लैरिंग्स के पीछे हो गया लैरिंगोफेरिंग्स है। एक ही फेरिंग्स की ट्यूब है। फेरिंग्स के आगे जो है स्ट्रक्चर उसको बोलेंगे लैरिंग्स, नहीं तो वोकल कॉर्ड, जिससे अपना आवाज आता है, रेजोनेटिंग आता है, आवाज आता है, वो है। फंक्शन क्या है लैरिंग्स के? फोनेशन मींस वॉइस प्रोडक्शन, जिधर से अपना वॉइस आता है वो है। रिस्पिरेशन, एडजस्ट ग्लॉटिस ग्लॉटिस अपर्चर एंड स्वेलोइंग, तीनों भी काम ये लैरिंग्स के होते हैं। ओके, फिर उसके बाद आता है ट्रकिया। अभी ये देखो, ये लैरिंग्स का हो गया, फिर इसके बाद ये जो आता है इसको बोलेंगे ये ट्रकिया है। देखो ये ट्रकिया। ट्रकिया क्या है? इट इज द कंटिन्यूएशन ऑफ द लैरिंग्स, 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, 1.5 to 2 सेंटीमीटर वाइड। ये कितना है? 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग है और 1.2 to 2 सेंटीमीटर वाइड है। कंपोज्ड ऑफ 16 to 20 सी शेप्ड रिंग्स ऑफ कार्टिलेजेस एंड टिश्यूज। कैसा है इसमें? 16 to 20 सी शेप्ड रिंग्स है। ये कैसे है? ये पूरे गोल नहीं है, ये सी शेप्ड है। इधर पीछे जाके इधर ही रुकते हैं, वो पूरा गोल नहीं है। ये जो रिंग्स देखते हैं ना, ये ऐसे ओनली सी शेप्ड है, पीछे वो खुले हुए हैं। ओके, उसकी वजह से तो वो हम ये कहते हैं इनकम्प्लीट रिंग्स कीप द ट्रैकिया ऑलवेज ओपन एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम कॉम्प्रेस्ड। मींस कॉम्प्रेस्ड होने से बचाने के लिए सी शेप्ड रिंग दिए हुए हैं। पूरे 16 to 20 सी शेप्ड रिंग्स है, कार्टिलेज के बने हुए। ओके, बिटवीन टू रिंग्स मसल टिश्यू प्रेजेंट, सो प्रेस्ड अप एंड डाउन लाइक स्प्रिंग। ये बीच में मसल टिश्यू रहते हैं, इसीलिए ये ऐसे प्रेस अप एंड डाउन होता रहता है। Cilia on the surface of epithelial cell move the mucus superiorly towards the pharynx, और इसकी वजह से क्या होता है? कफ रिफ्लेक्स आता है। वार्मिंग, ह्यूमिडिफिकेशन, ये सब काम इसके और काम है जो ट्रैकिया के है ना। लैरिंग्स के बाद जो आता है वो ट्रकिया है। ये सी शेप्ड रिंग्स है, इसकी वजह से क्या होता है? इनकम्प्लीट रिंग की वजह से क्या होता है? ट्रकिया ओपन रहता है और कॉम्प्रेस होने से बचता है। दूसरा है उसके बीच में मसल टिश्यू है, उसकी वजह से क्या होता है? ये ट्रकिया अप एंड डाउन प्रेस हो सकता है, मीन स्प्रिंग जैसा उसका काम होता है। और उसके ऊपर सीलिया होते हैं, वो भी अभी प्रिवेंट करते हैं। देखो किधर किधर से प्रिवेंट करते हैं, जब हम डस्ट वगैरह अंदर लेते हैं, पहले इधर ही हेयर म्यूकस वो उधर ही स्टॉप करेगा, उधर से स्टॉप नहीं हुआ फिर भी डस्ट पार्टिकल्स अंदर गए, तो ट्रकिया के जो सीलिया रहते हैं ऐसे छोटे छोटे, वो प्रिवेंट करते हैं कि अंदर कुछ भी डस्ट पार्टिकल्स नहीं तो फॉरेन बॉडीज ना जाए। फिर भी वो फिल्ट्रेट होके अंदर हो गया कि फिर डिसीजेस हो जाते हैं। ओके, वार्मिंग वार्मिंग ह्यूमिडिफाइंग भी उसके और
ये है बेनिफिट्स है। फिर ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स, ट्रैकिया डिवर्स, अब ये ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स क्या है, इधर ही देखो, ये जो आते हैं ना ट्रैकिया के बाद ये जो आते हैं, ये जो ब्रांचेस हुए हैं, ये है ब्रोंकाई, और फिर ये जो छोटे छोटे दिख रहे हैं अपने, ये है ब्रोंक्यूल्स। ओके, टर्शरी ब्रोंक्यूल्स, सेकेंडरी ब्रोंक्यूल्स, फिर उसको बोलते हैं। ये क्या है, ट्रैकिया डिवाइडेड इनटू टू ब्रांचेस, दैट इज राइट एंड लेफ्ट। अभी ट्रैकिया एक ही है, फिर उसके बाद वो लंग्स में चले जाते हैं, फिर वो दो में डिवाइडेड होते हैं, कुछ इधर चले जाते हैं ब्रोंक्यूल्स, फिर एक लेफ्ट में चले जाते हैं, कुछ राइट में चले जाती है, तो वो होते हैं ब्रोंक्यूल्स। लेफ्ट फर्दर डिवाइड्स इनटू 9 स्मॉलर ट्यूब्स। ओके, जो लेफ्ट है वो 9 ब्रांचेस में चला जाता है, और फिर जो राइट है वो 10 स्मॉलर ट्यूब्स में डिवाइडेड होता है। इधर का लेफ्ट जो है वो 9 स्मॉलर ट्यूब्स में डिवाइड होता है, राइट का है 10 स्मॉलर ट्यूब में डिवाइड होता है। देन स्मॉलर सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शरी ब्रोंकाई, फिर उसके फिर छोटे 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 ये होते रहते हैं, है ना। ये जो मेन होते हैं वो 9 और 10 होते हैं, फिर उसके फिर छोटे छोटे, फिर सेकेंडरी ब्रोंक्यूल्स हो गए, टर्शरी ब्रोंक्यूल्स हो गए, ऐसे उसकी डिवीजन होती है। सिर्फ उसकी डिवीजन होती है, उतना ही ध्यान रखो, इतना कुछ डिटेल में आपको नहीं पूछेंगे। देन स्मॉलर सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शरी ब्रोंकाई एंड टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, देन मिलियन ऑफ टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स कंडक्ट द एयर इनटू द लंग्स। ओके, अभी आया एल्वियोलाई, ये बेसिक एंड स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाँ बहुत इजी है, लेकिन हमको याद रखना है इसका नाम एल्वियोलाई, एयर सैक, लेकिन इसको बोलते हैं एल्वियोलाई। बेसिक और स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। द इंफीरियर ऑफ द लंग इज मेड अप ऑफ स्पॉन्जी टिश्यू कंटेनिंग मेनी कैपिलरीज एंड अराउंड 30 मिलियन टाइनी सैक्स कॉल्ड एज alveoli। देखा, ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है, मींस अभी देखो ट्रैकिया से आया, ब्रोंक्यूल्स हो गए, ब्रोंक्यूल्स का एकदम छोटा सा यूनिट जिधर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है, ये दिख रहे हैं, ये छोटे छोटे दिख रहे हैं इसके ऊपर, ये है कैपिलरीज। ओके, और ये है एल्वियोलाई। इस एल्वियोलाई में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज हो जाता है। ओके, exchange of the gases takes place between the air in the alveoli and blood in the capillaries around the alveoli। इसीलिए alveoli बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक स्ट्रक्चर है, स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम है, और इधर ही ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज हो जाता है। समझ में आया ये alveoli क्या है? alveoli मींस एयर सैक, जो माइन्यूट स्ट्रक्चर है अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम का, जिधर गैस एक्सचेंज सेल्यूलर लेवल पे हो जाता है। ओके, फिर ये दो आ गए लंग्स। अभी ये लंग्स के, ये दो लंग्स हो गए ना, इस लंग्स के बीच में थोड़ा सा लेफ्ट साइड में, इसके बीच में अपना हार्ट आ जाता है, कल हमने जो देखा वो। ओके, लंग्स। अभी ये देखो ऊपर लैरिंग्स आ गया, फिर ट्रैकिया आ गया, ट्रैकिया के बाद ये दो ब्रोंकस आ गए, कुछ लेफ्ट में 10 आ गए, राइट में 9 आ गए, फिर उसके छोटे छोटे सेकेंडरी ब्रोंक्यूल्स, टर्शरी ब्रोंक्यूल्स करके ये ऐसे ही लंग्स में जाते रहते हैं उसमें, और फिर ऑक्सीजनेशन के लिए इसका हेल्प हो जाता है। अभी ये जो है लंग्स, हाँ इसको बोलेंगे लंग, एक राइट लंग है, एक लेफ्ट लंग है। ओके, lungs are cone shaped sponge like organs placed in the thoracic cavity। इसका वेट है 600 to 700। अभी कल इसका वेट कितना था हार्ट का? 200 to 250 ग्राम्स। हमने बोला कि अपने खुद की जो फिस्ट है, अपनी मूठ की करने के बाद जो जितना वेट धरेगा, जैसे होगा उतना हार्ट का साइज होता है, और ग्राम कितना होता है? 200 to 250 ग्राम्स, और लंग्स का कितना है? 600 to 700 ग्राम्स। लेंथ क्या है? 20 to 24 सेंटीमीटर। कलर पिंकिश ही रहता है लंग्स का। 2 लंग्स है, राइट एंड लेफ्ट। राइट लंग डिवाइडेड इनटू 3 लोब्स। ओके, राइट लंग जो है और 3 लोब्स में डिवाइडेड है, जैसे कि 1, ये 2 लोब और ये 3 लोब, ये बीच में दिखता है फिशर, इसको फिशर बोलते हैं। ये
अपर भाग, ये मिडल भाग और ये लोअर भाग, लोअर पार्ट. राइट लंग डिवाइडेड इनटू 3 लोब्स एंड लेफ्ट लंग डिवाइडेड इनटू ओनली 2 लोब्स. ये अपर का और ये नीचे का. ओके, मिडल लोब नहीं है. लोब्स आर सेपरेटेड बाय द फीचर्स. ये जो है, ये बीच में दिख रहे हैं ना ऐसे स्मॉल लाइंस, इसको बोलेंगे फीचर्स. द एरिया बिटवीन द लंग्स इज कॉल्ड द मेडियास्टिनम वेयर हार्ट इज सिचुएटेड. अभी इसके बीच में एक छोटा सा एरिया रहता है, उसमें हार्ट सिचुएटेड रहता है, उसको मेडियास्टिनम बोलते हैं. ओके, अभी प्लूरा जो लंग्स के कवरिंग होते हैं. कल हमने देखा ना कि हार्ट के कवरिंग. आप कभी भी ना पढ़ाई करते समय कंपैरिजन किया करो, तो आपको ना याद रखने में बहुत आसानी होगी. अभी कल का जो था, कल हमने हार्ट का कवरिंग को क्या बोला था? पेरिकार्डियम. हाँ, पेरिकार्डियम का अंदर का था इपिकार्डियम, फिर इपिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम, ऐसे हमने हार्ट के कवरिंग बोले थे. वैसे ही जो लंग्स का कवरिंग होता है, उस लंग्स के कवरिंग को बोलते हैं प्लूरा. क्या बोलते हैं? प्लूरा. टू कवरिंग मेम्ब्रेन्स अटैच्ड टू द लंग्स आर कॉल्ड द प्लूरा. इनर लेयर इज अटैच्ड टू द लंग्स एंड द आउटर लेयर लाइज इन द थोरैसिक कैविटी. अभी ये ऐसे दो कवर में बटा हुआ रहता है, ऐसे दो ऐसे कवरिंग रहते हैं. ये जो है बाहर का जो है वो पैराइटल प्लूरा है, अंदर का जो है वो विसरल प्लूरा है. ओके, इनर लेयर इज अटैच्ड टू द, ये जो विसरल, विसरा, विसरा मींस क्या? कौन सा भी ऑर्गन को विसरा बोलते हैं जो साइंटिफिक लैंग्वेज में, अपने मेडिकल लैंग्वेज में. तो विसरा को जो चिपका हुआ रहेगा वो है विसरल प्लूरा. ठीक है, तो इनर लेयर इज अटैच्ड टू द लंग्स एंड द आउटर लेयर लाइज इन द thoracic cavity. The sticky serous fluid present in these layers enables the lungs to contract and relax properly, also preventing the friction between them during the breathing. Okay, ये जो दो दो प्लूरा के कवरिंग है ना, पैराइटल और विसरल, इसमें एक सीरस फ्लूइड भरा हुआ रहता है, लेकिन वो ट्रांसपेरेंट और क्लियर फ्लूइड रहता है. ध्यान रखना, ये इन्फेक्टेड हो गया तो अलग अलग डिसीजेस हो जाते हैं. हमने जो देखा था ना कि सुना है कि न्यूमोथोरैक्स हो गया, इसको हाइड्रोथोरैक्स हो गया, नहीं तो पायोथोरैक्स हो गया, उसमें पस हो गया तो उसको पायोथोरैक्स बोलते हैं. न्यूमोथोरैक्स ने तो न्यूमोनिया मींस जिसमें हवा भर गई तो उसको न्यूमोनिया ने तो न्यूमोथोरैक्स बोलते हैं. ये अलग अलग फिर डिसीजेस हो जाते हैं, लेकिन ये नॉर्मल सीरस फ्लूइड रहता है. इसका ये क्या है सीरस फ्लूइड का इंपॉर्टेंस क्या है कि उसकी वजह से लंग्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स इजीली हो सकते हैं ना, उसको इजीली होने में दिक्कत कुछ भी नहीं आती. और ऑल्सो प्रिवेंटिंग द फ्रिक्शन बिटवीन देम ड्यूरिंग ब्रीदिंग, ब्रीदिंग के टाइम में प्रिवेंट फ्रिक्शन होता है. द सीरस फ्लूइड इज सिक्रेटेड इपिथेलियल सेल्स ऑफ द मेम्ब्रेन. ये जो इसके जो इपिथेलियल सेल्स है उससे ही ये सीरस फ्लूइड सिक्रेट होता है. इन सम इन्फेक्शियस डिजीज लाइक टीबी हो गया, न्यूमोनिया हो गया, दिस सीरस फ्लूइड गेट इन्फेक्टेड. और फिर वो कैसा है उसके हिसाब से उसको अलग अलग नाम दिए होते हैं. जैसे मैंने बोला था हीमोथोरैक्स, ब्लड हो गया तो हीमोथोरैक्स, पस हो गया तो पायोथोरैक्स. हाँ, ऐसे अलग अलग उसके डिसीजेस हो जाते हैं. इधर तक समझ में आया कौन से रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है. अभी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हो गए. अभी जो आएगा मसल ऑफ रेस्पिरेशन, ये ओरल के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना. ओके, कौन से मसल्स रेस्पिरेशन के लिए हेल्पफुल रहते हैं? मसल्स ऑफ इंस्पिरेशन और मसल्स ऑफ एक्सपिरेशन. तो अभी सिर्फ ये मसल याद रखना. कोर मसल्स जो है, मसल इंस्पिरेशन के लिए कौन से मसल हेल्प करेंगे? एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल. अभी इधर आप, इसीलिए मैंने डायग्राम ली है. जो अपने रिब्स रहते हैं, है ना, रिब्स के जो बाहर के साइड में जो रहते हैं, है ना, रिब्स के बीच में ही ये मसल्स है. देखो इधर ब्लू कलर के मसल है, ये ब्लू है जो इंटरनल इंटरकॉस्टल है, और जो रेड कलर के दिख रहे हैं ये है एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल. तो इंस्पिरेशन नहीं तो इनहेलेशन के टाइम पे कौन से हेल्प करते हैं हमको? एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल. ओके, और फिर डायफ्राम, बहुत इंपॉर्टेंट है डायफ्राम. ये जो आप डायफ्राम क्या है कि अपने चेस्ट मसल को और एब्डोमिनल मसल को, डोम शेप्ड एक ऐसा मसल रहता है जो चेस्ट और एब्डोमेन को डिवाइड करता है, उसको बोलते हैं डायफ्राम. ये डायफ्राम इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन दोनों में बहुत इंपॉर्टेंट है. डायफ्राम का रोल बहुत अच्छा है. ये प्योर मसल से बना होता है. ये चेस्ट को और एब्डोमेन को क्या करता है? डिवाइड करता है. ओके, तो
मसल ऑफ इंस्पिरेशन बताया, तो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मींस मेन मसल कौन से काम करते हैं, एक तो डायफ्राम और दूसरा है एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल। और एसेसरी मसल्स भी है, जैसे कि स्टर्नोक्लिडोमास्टोइड, ये जो है नेक का जो मसल दिखता है ना इधर का, ये है स्टर्नोक्लिडोमास्टोइड, ये सांस लेने में हेल्प करता है। फिर स्केलिनी भी है, ये देखो इधर के पीछे जो रहता है वो स्केलिनी, वो भी काम करता है। पेक्टोरियस माइनर है, वो भी काम करता है। फिर असेसरी मसल्स में बहुत 2-4 मसल्स आ जाते हैं, उसमें मेन जो दिए है मैंने 2। और फिर एक्सपीरेशन में कौन से करते हैं, अभी एक्सपीरेशन में इंटरनल इंटरकॉस्टल करते हैं। ओके, इनहेलेशन में एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल हेल्प करते हैं, एक्सहेलेशन में इंटरनल इंटरकॉस्टल करते हैं। और डायफ्राम तो कॉमन है, डायफ्राम इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन दोनों में कॉमन है डायफ्राम। और इनहेलेशन में एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल हेल्प करता है और एक्सहेलेशन में इंटरनल इंटरकॉस्टल करता है। और असेसरी मसल्स ये जो एक्सहेलेशन में देखो, हम जब दीर्घ श्वसन करते हैं, आप देखो पूरा एक्सपिरेशन करते समय अपना पेट पूरा अंदर जाता है, इसका मतलब क्या है, तो एब्डोमिनल मसल भी इसको हेल्प करते हैं। तो ये जो है अपने ट्रांसवर्स एब्डोमिनस है, रेक्टस रेक्टस एब्डोमिनस, जैसे ना हम 6 पैक्स देखते हैं, तो बीच में जो आता है वो है रेक्टस एब्डोमिनस है, बाजू के जो होते हैं रेक्टस एब्डोमिनस है, इंटरनल ऑब्लिक है, ये सब मसल उसको हेल्प करते हैं, असेसरी मसल्स। ओके, क्वाड्रेटस लैम्बोरम वगैरह, ये सब मसल्स हमको मेन मसल भी याद रहना, उतना भी बताया तो बहुत हो गया। आपने सेकेंड और थर्ड लेवल पे ये सब डिटेल जो है अपने 6th-7th लेवल पे पूछते हैं। ओके, मसल ऑफ रेस्पिरेशन समझ में आया, मेन डायफ्राम आपने बोला, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल और एक्सपिरेशन में इंटरनल, उतना भी बोल दिया तो आपको मार्क मिल जाएंगे। ओके, डायफ्राम, इंटरकॉस्टल मसल्स, स्केलेनी, नेक मसल, स्टर्नोक्लिडॉइड, इतने बहुत सारे मसल्स है उसमें कि मेन जो मैंने बोला डायफ्राम, द डायफ्राम लोकेटेड बिलो द लंग्स इज द मेजर मसल ऑफ द रेस्पिरेशन. It is the large dome-shaped muscle that contract rhythmically and continually, and most of the time inhalation the diaphragm contract and flattens the chest cavity, enlarges. Okay, और फिर intercostal muscles are many different groups of the muscles that run between the ribs and help form and move the chest walls. The intercostal muscles are mainly involved in the mechanical aspect of the breathing by helping expand and shrink the size of the chest cavity. ओके, समझ में आया। फिर आगे का है व्हाट इज इंस्पिरेशन एंड व्हाट इज एक्सपिरेशन, इसका थोड़ा सा हमको देखना पड़ेगा। व्हाट इज इंस्पिरेशन, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल। इंस्पिरेशन मींस इनहेलेशन हम कैसे करते हैं, हेलो समझ में आ रहा है ना। हेलो, यस मैडम, वी आर हियर। हाँ हाँ हाँ। तो इंस्पिरेशन क्या है, ब्रीथ इन मीन्स, इनहेलेशन क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर से सुन लो। जैसे कल का जो सर्कुलेशन एक बार समझ में आया तो दूसरा कोई करने की जरूरत नहीं थी, वैसे ही ये है प्राणायाम, आपको अच्छे से समझना है तो आपको ये मेनली इनहेलेशन एक्सहेलेशन कैसे होता है एक बार समझ में आया तो प्राणायाम समझने में कुछ भी दिक्कत नहीं होगी। ओके, तो इंस्पिरेशन क्या है, ब्रीथ इन, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स। ब्रीद इन कैसा होता है, पहले एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं और क्या होता है, रिब्स एंड स्टर्नम बोन मूव अपवर्ड एंड आउटवर्ड। देखो आप इनहेल करो, इनहेल करने के बाद क्या होता है, बाजू के जो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल है जो मैंने अभी इधर दिखाए थे, देखो ये जो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ओके, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं और रिब्स एंड स्टर्नम है, ये स्टर्नम क्या है मालूम है ना, इसके बीच में ये जो अपने चेस्ट है, चेस्ट के बीच में एक ऐसे बोन का एक ये रहता है ना, उसको बोलते हैं स्टर्नम, और जो बाजू में ऐसे ऐसे ये रहते हैं ये है रिब्स। ओके, रिब्स और स्टर्नम, समझ में आया क्या है रिब्स और स्टर्नम। तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, रिब्स एंड स्टर्नम बोन मूव। अभी देखो सांस ले लो, क्या होता है, रिब्स एंड स्टर्नम बोन मूव अपवर्ड एंड आउटवर्ड।
क्या होता है, ये बोन्स जो है स्टर्नम और रिब्स जो है वो अपवर्ड होते हैं और आउटवर्ड होते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द डायफ्राम। अभी मैंने डायफ्राम कैसे बोला था, ये जो डोम शेप दिखता है ना डायफ्राम, लंग्स और अपने एब्डोमेन कैविटी को जो अलग करता है, ये जो है डोम शेप डायफ्राम, वो भी क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। ओके, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द डायफ्राम एंड इट डिसेंड्स द लंग्स and sorry, contraction of diaphragm, it descends and lungs are expanded. अभी डायफ्राम का कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है और डायफ्राम नीचे चला जाता है, उसकी वजह से क्या होता है, लंग्स को एक्सपांशन में जगह मिल जाती है। ओके, पहले क्या हुआ, इंस्पिरेशन, ब्रीद इन करते समय क्या क्या हुआ, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल कॉन्ट्रैक्ट हो गए, रिब्स एंड स्टर्नम जो है अपवर्ड एंड आउटवर्ड हो गए, फिर डायफ्राम का कॉन्ट्रैक्शन हो गया और उसकी वजह से वो नीचे चले गए और उसकी वजह से लंग्स को एक्सपांड होने में स्पेस मिल गई है ना, वो ऊपर आए हुए रहते हैं, वो नीचे चले गए तो लंग्स और एक्सपांड होंगे अच्छे से और उसको स्पेस ज्यादा मिलेगी। अभी क्या हो गया कि अंदर निगेटिव प्रेशर तैयार हो गया है ना, स्पेस ज्यादा हो गई, by the negative pressure inside the lungs is lower than the atmospheric pressure। अभी atmospheric pressure कितना होता है, 760 mm of Hg, उससे कम अपने अंदर का lungs का प्रेशर हो जाता है और उसकी वजह से क्या होता है, air rushes from atmosphere into the lungs। so breathing process कैसे होती है, समझ में आया, ब्रीदिंग प्रोसेस कैसे होती है, पहले ये होता है सब और फिर एयर अंदर आ जाती है। हम कैसा सोचते थे पहले, एयर ऐसे अंदर आ जाएगी, एयर अंदर नहीं आती, इसके लिए पहले एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो अंदर निगेटिव प्रेशर तैयार हो जाता है, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम हो जाता है और उसकी वजह से एयर रश करती है अंदर। समझ में आया इंस्पिरेशन कैसे होता है, थोड़ा सा 2-3 बार आप पढ़ेंगे तो अपने आप समझ में आएगा, पहली बार आना इतना ये नहीं है, मुश्किल है, मैं भी समझ सकती हूँ, लेकिन आप कॉन्सेप्ट समझ लो, आप ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, आ गया आपको, तो आपको प्राणायाम समझने में आसानी होगी, इसलिए मैंने ये पॉइंट डाला है। वैसे आपको ऐसा कोई पूछने वाला नहीं है कि इसमें क्या होता है क्या नहीं, लेकिन हम सीख रहे हैं तो एकदम से हमको अच्छे से अच्छा सा योग शिक्षक बनना है। आप अच्छे से इंस्टीट्यूट में आए हो तो उसमें समझ में आना चाहिए कि हम क्या सीख रहे हैं और हम दूसरों को सिखाने वाले हैं बाद में, है ना, तो क्या प्रोसीजर होती है हमको मालूम होनी चाहिए। इसीलिए कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स, रिब्स एंड स्टर्नम बोन मूव अपवर्ड एंड आउटवर्ड, उसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द डायफ्राम, इसलिए वो नीचे चला जाता है, इसीलिए लंग्स को बहुत सारी स्पेस मिल जाती है, डायफ्राम नीचे जाने की वजह से निगेटिव प्रेशर आ जाता है लंग्स में, वो जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होता है, इसलिए निगेटिव प्रेशर है। तो उसकी वजह से क्या होता है, कभी भी कैसा है, जिधर कम है उधर ज्यादा, जिधर है उधर से वो आ जाता है ना, हम पानी का भी देखते हैं टाकी का, जिधर कम पानी है उधर ऊपर से पानी आके फिर वो लेवल चला जाता है, लेवल में आ जाते हैं। वैसे ही एयर का है, निगेटिव प्रेशर है तो बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो 760 mm ऑफ Hg है तो बाहर से एयर रश हो जाती है और इनहेलेशन हो जाता है। अभी एक्सहेलेशन कैसे होता है, एक्सपीरेशन कैसे होता है, एक्सपीरेशन इज द पैसिव प्रोसेस सिंस देयर इज द नो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन इन इट, इधर मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता। रिलैक्सेस द एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स, जो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स है वो रिलैक्स हो जाता है। रिब्स जो देखो हमें, रिब्स जो है मूव डाउनवर्ड्स, रिलैक्स, डायफ्राम असेंड, डायफ्राम अपने अपनी जगह पे आ गया, फिर क्या हो गया, डायफ्राम अपनी जगह पे आ गया, लंग्स कॉन्ट्रैक्ट हो गए, है ना, लंग्स को फिर क्या हो गया, द प्रेशर इन द लंग्स एट दिस मोमेंट इज ग्रेटर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उल्टा हो गया, इधर निगेटिव प्रेशर की वजह हो गया पॉजिटिव प्रेशर आ गया, पॉजिटिव प्रेशर आ गया, द स्ट्रेच लंग्स टेंड टू रिकॉइल एंड अज्यूम देयर ओरिजिनल साइज, ओरिजिनल साइज आ गया और पूरी हवा बाहर चली गई और ये प्रोसेस कंटिन्यू होती रहती है। ओके, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन ये वही है जो मैंने बताया था, ये देखो ये दिख रहे हैं ना, ये है, इसको बोलते हैं रिब्स और बीच में जो बोन रहता है इसको बोलते हैं स्टर्नम। ओके, ये जो है हमको दिख रहे हैं ये है लंग्स, लंग्स के ऊपर ही प्रोटेक्शन के लिए ये रिब्स रहता है, बीच में स्टर्नम रहता है। फिर ना कनेक्ट करते हैं एक्चुअली ना।
Sternum connects to both the ribs. yes Connects. connects the both yes और ये 24 इसके इधर 12 और इधर 12 रिब्स रहते हैं. ओके, रिब के जिसको कवर करता है. और ये जो डोम शेप दिख रहा है आपको हमको, ये है डायफ्राम. ओके, बीच में जो दिख रहा है. समझ में आया थोड़ा बहुत? तो कुछ फिर से डाउट रहा तो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे. ओके, रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग. रेस्पिरेशन इज अ इनवॉलंटरी इन नेचर. द रेस्पिरेटरी सेंटर इज सिचुएटेड इन द मेडुला ऑब्लोंगेटा व्हिच मॉनिटर्स द कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड. अभी जैसा कार्डियक सेंटर भी मेडुला ऑब्लोंगेटा में ही रहता है, क्योंकि देखो हमने सुना होगा इधर एक कोई तो पॉइंट रहता है, उधर पॉइंट पे मारा तो लोग तुरंत डाई हो जाता है ना. हम देखते हैं मारा मारी की मूवीज में, देखते हैं कि इधर कोई तो पॉइंट है तो उधर मारा तो वो पॉइंट कहाँ रहता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा का. तो मेडुला ऑब्लोंगेटा में कार्डियक सेंटर, रेस्पिरेटरी सेंटर, जो इंपॉर्टेंट सेंटर है वो सब मेडुला ऑब्लोंगेटा में दिए हैं. तो मेडुला ऑब्लोंगेटा को कुछ भी इंजुरी हो गई तो पेशेंट डाई होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, क्योंकि रेस्पिरेशन सीज हो जाता है और कार्डियक मींस अपना हार्ट रेट भी सीज हो जाता है, तो उसकी वजह से डाई के चांसेस ज्यादा रहते हैं. तो रेस्पिरेटरी सेंटर इज सिचुएटेड इन द मेडुला ऑब्लोंगेटा व्हिच मॉनिटर्स द कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड. Involuntary control depends on the cyclic excitation of the diaphragm and intercostal muscles. The involuntary control depends on the reflex mechanism of. अभी ये डिटेल में जितना जाएंगे उतना कम है. 6th लेवल पे जो आप धीरे धीरे करके 3rd लेवल, 4th लेवल, 5th लेवल, 6th लेवल पे जाएंगे ना, तो उसका डीप हमको समझ में आएगा. फिर वो केमो रिसेप्टर्स, बैरो रिसेप्टर्स, स्ट्रेच रिसेप्टर्स कैसे काम करते हैं, वो मैकेनिज्म का वो समझ में आएगा. ओके, आप सिर्फ एक बार पढ़ लो कि मालूम होना चाहिए कि ये भी काम करते हैं ब्रीदिंग के प्रोसेस में. Chemoreceptors sensitive to blood pH, amount of carbon dioxide and oxygen are located in the middle of the brain and aorta and carotid arteries. इधर सब जगह वो chemoreceptors, baroreceptors रहते हैं. Changes in carbon dioxide from breathing too much or too little changes the pH of blood and send signal to the brain to modify breathing rate and volume. Okay, कार्बन डाइऑक्साइड का ये बढ़ गया मीन्स जब हम थक जाते हैं, ऐसा हो जाता है ना आपको, तो अब क्या हो जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाता है, तो तुरंत ब्रेन को सिग्नल आ जाता है कि pH of blood and send signals to the brain to modify the breathing rate. तो एकदम से सांस ये हो जाती है और फिर बाद में नॉर्मलाइज हो जाती है. इमोशंस ऑल्सो ब्रिंग आउट द अकेन्स इन द रेट ऑफ रेस्पिरेशन, है ना. हम घबरा गए, हमने कुछ भयानक कुछ तो देख लिया, तो भी अपने ब्रीदिंग पे असर हो जाता है, तो उसका भी रेस्पिरेशन पे असर हो जाता है. स्ट्रेस, एंजाइटी, फियर, हैप्पीनेस, क्राइंग अल्टर आवर रेस्पिरेशन. ओके, अभी आ गया लंग वॉल्यूम्स एंड लंग लंग वॉल्यूम्स क्या है देखेंगे. लंग वॉल्यूम्स एंड लंग कैपेसिटीज रेफर टू द वॉल्यूम एसोसिएटेड विद डिफरेंट फेजेस ऑफ रेस्पिरेटरी साइकिल. अभी ये जो रेस्पिरेटरी साइकिल है उसके अलग अलग लंग वॉल्यूम से इसको हमको सिर्फ ये आना चाहिए कि अपना टाइडल वॉल्यूम कितना रहता है उतना हमको मालूम हो गया तो ठीक है. इसके डेफिनेशन वगैरह कोई आपको पूछेगा नहीं इस लेवल पे. ओके, व्हाट इज टाइडल वॉल्यूम? इट इज द अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी इनहेल्ड और एक्सहेल्ड ड्यूरिंग वन नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग साइकिल. अभी आप नॉर्मल सांस ले रहे हैं ना, आप कुछ भी ब्रीदिंग पे अल्टर मत करो. नॉर्मल जो सांस ले रहे हैं, क्वाइट है, आप शांत बैठे हैं और सांस ले रहे हैं, वो जो सांस लेते समय जितनी हवा अंदर जाएगी और बाहर आएगी, वो जो वॉल्यूम होगा एयर का, दिस इज कॉल्ड द टाइडल वॉल्यूम. ओके, मींस हम कितना हवा लेते हैं और छोड़ते हैं, 300 to 500 ml. This is the tidal volume. It is the amount of air that can be inhaled or exhaled during the one normal quiet breathing cycle. This is called the tidal volume, TV. Okay, what is inspiratory reserve volume, IRV? It is the amount of air that can be forcibly inhaled beyond the tidal inhalation. ओके, मीन्स क्या है? दीर्घ श्वसन. फोर्सिबली मीन्स क्या? फोर्स मीन्स फोर्स से ऐसे नहीं कि अब हम नॉर्मल सांस लेते हैं तब सिर्फ 300 to 500 ml ही एयर अंदर लेते हैं, बाहर छोड़ते हैं. लेकिन हम जब दीर्घ श्वसन करते हैं
तब क्या होता है, हम ज्यादा हवा अंदर ले जाते हैं, है ना, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो उसमें क्या होता है, आरवी इज यूजुअली केप्ट इन रिजर्व बट इट इज यूज्ड ड्यूरिंग द डीप ब्रीदिंग, दीर्घ श्वसन में इसका यूज हो जाता है। द नॉर्मल एडल्ट वॉल्यूम इज मींस हम नॉर्मली लेते हैं कितना, 300 to 500, लेकिन दीर्घ श्वसन में हवा हम अंदर कितनी लेते हैं, 1900 to 3300 ml। देखो इतना, इसीलिए दीर्घ श्वसन का महत्व क्यों है, इसके लिए है ना, कि दीर्घ श्वसन जब लेते हैं तो हम ज्यादा से ज्यादा हवा अंदर ले जाते हैं। फिर एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, व्हाट इज एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इट इज द अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन फोर्सिबली एक्सेल्ड बियॉन्ड द टाइडल एक्सलेशन। मींस नॉर्मल एक्सेल आराम से कर देते हैं, लेकिन दीर्घ श्वसन में हम धीरे 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 सांस छोड़ते हैं ना, उसकी वजह से क्या होता है कि ये रिजर्व वॉल्यूम बढ़ जाता है। द नॉर्मल एडल्ट वैल्यू इज 700 to 1200 ml। ERV is reduced with obesity, ascites and after upper abdominal surgery। obesity means जिनका पेट बड़ा रहता है उनको सांस लेने में दिक्कत होती है, एक्सपिरेशन करने में दिक्कत होती है। क्यों, क्योंकि हमने देखा था एक्सपिरेशन में एब्डोमिनल मसल्स भी असेसरी मसल्स काम करते हैं ना, वो अच्छे से काम नहीं करते, इसके लिए ओबेसिटी में ईआरवी रिड्यूस्ड हो जाता है। असाइटिस में क्या है, हमने देख सुना है ना, पेट में पानी हो गया, है ना, आजकल बहुत कम आता है हमारे हम जब जाते थे इसमें हॉस्पिटल में, तो असाइटिस के बहुत सारे पेशेंट रहते थे। मींस लीवर सिरोसिस के बाद असाइटिस हो जाता है, पेट में पानी हो जाना जो बोलते हैं ना, वो असाइटिस है। उसमें भी ईआरवी रिड्यूस्ड हो जाता है और आफ्टर अपर एब्डोमिनल सर्जरी। फिर व्हाट इज रेसिडुअल वॉल्यूम, इट इज द वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स आफ्टर ईआरवी। एक्सपिरेशन में तो एक्सलेशन करने के बाद भी थोड़ी हवा एयर अपने लंग्स में डेड पड़ी रहती है, उसको बोलते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। रिसाइड्स होती है अपने लंग्स में नहीं तो पूरे एयर पैसेज में, तो उसको बोलते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम, वो है 1200 ml। ओके, ये इसकी कितनी वैल्यू है उतनी सिर्फ याद रखना, आपको ये नहीं पूछेंगे, लेकिन हमको मालूम होना चाहिए क्योंकि हम प्राणायाम सीख रहे हैं, इसलिए मैंने ये लिया है। हम जो भी सीखेंगे साइंटिफिकली सीख रहे हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए कि प्राणायाम ऐसे ही किसी ने नहीं बनाया, वो पूरा साइंटिफिक है, उसका इफेक्ट जो शरीर पे हो रहा है वो साइंटिफिकली हो रहा है, वो समझना आपको अच्छे से है, तो आपको इंस्पिरेशन क्या है एक्सपिरेशन क्या है एक बार समझ में आया तो प्राणायाम समझने में दिक्कत नहीं होगी। ओके, टाइडल वॉल्यूम समझ में आया, जो नॉर्मल ब्रीदिंग हम लेते हैं और छोड़ते हैं उसको बोलेंगे टाइडल वॉल्यूम, वो 300 to 500 ml रहता है। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है, दीर्घ श्वसन में डीप ब्रीदिंग में जो हम इंस्पायरेटरी लेते हैं वो है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 1900 to 3300। एक्सपायरेटरी है जो डीप ब्रीदिंग में हम छोड़ते हैं वो है 700 to 1200 ml। और रेसिडुअल जो है एक्सपायरेटरी के बाद जो डेड स्पेस में बचता है एयर, वो है रेसिडुअल वॉल्यूम, वो है 1200 ml। ओके, अभी लंग कैपेसिटीज भी है, देखो IC inspiratory capacity, it is the maximum volume of air that can be inhaled following a resting state। resting state के बाद जो maximum volume of air होता है वो है inspiratory capacity। it is calculated from the sum of the inspiratory reserve volume and tidal volume। अभी ये क्या है, सम से बनाया हुआ है। अभी ये क्या है, देखो inspiratory capacity means क्या, हम कितना सांस अंदर भर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड द इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। अपनी कैपेसिटी बहुत है, हम 5000 ml तक सांस अंदर ले सकते हैं, लेकिन हम लेते कितना है, 300 to 500 ml। इसीलिए इधर फिर प्राणायाम का महत्व आ जाता है। प्राणायाम में हम डीप ब्रीदिंग करते हैं, अनुलोम विलोम करते हैं, अलग अलग अपने जो प्राणायाम करते हैं उसमें क्या करते हैं, ज्यादा हवा अंदर लेती है, सेल्यूलर लेवल तक हवा जाती है, तो सेल्यूलर लेवल तक क्लियर मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चला जाता है, तो अपने बहुत सारे डिसीजेस है वो हम क्लियर कर जाते हैं। तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी कितनी है अपनी, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम अपना कितना था 500 और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम
बीच का लिया है 3000, तो 3500 ml इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, अब इतना हम इंस्पायर कर सकते हैं। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, व्हाट इज फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, FRC? इट इज द अमाउंट ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स एट द एंड ऑफ द नॉर्मल एक्सहेलेशन। नॉर्मल एक्सहेलेशन करने के बाद जो एयर बीच में चली जाती है ना, हमने रिजर्व वॉल्यूम देखा था, वो फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी कितनी है उसकी। तो इट इज कैलकुलेटेड बाय एडिंग टुगेदर रेसिडुअल एंड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। जो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हमने बोला था, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या था, डीप ब्रीदिंग में हम धीरे धीरे जो सांस छोड़ रहे हैं ना, वो जितना है वो, प्लस जो रेसिडुअल था ना, RC, रेसिडुअल वॉल्यूम जो था वो, RV, वो उसका जो कॉम्बिनेशन है वो है फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी क्या है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये एक याद में रखना, टाइडल वॉल्यूम और वाइटल कैपेसिटी, ये दो तो याद रखना, बाकी के सिर्फ उसके नंबर याद रहे तो भी चलता है। व्हाट इज वाइटल कैपेसिटी? इट इज द टोटल अमाउंट ऑफ एयर एक्सहेल्ड आफ्टर डीपेस्ट पॉसिबल इनहेलेशन। ओके, इनहेल करने के बाद हमने एयर छोड़ दी, पूरी जो एयर छोड़ दी, पूरा जो है मीन्स इतना अपनी बॉडी ले सकती है, 5000, 3000 प्लस प्लस 1100 चला गया है, वो मैं करेक्ट करके दे देती हूँ। तो VC वाइटल कैपेसिटी कितनी है, 5000 तक हम सांस अंदर ले सकते हैं, पूरा डीप ब्रीदिंग में सांस अंदर लेना और सांस बाहर छोड़ना, ये 5000 तक कर सकते हैं, इतनी अपनी लंग की कैपेसिटी है, that is called the vital capacity. Okay, total lung capacity, it is the maximum volume of air the lungs can accommodate or sum of all volume compartments or volume of air in the lungs after maximum inspiration. The normal volume is 5800, 4 to 6 liter, ये पूरा आता है। तो VC RV means 4600 plus 1200, 5800. ओके, वाइटल कैपेसिटी कितनी आ गई, एक्सपायरेशन के बाद जो आती है वो है वाइटल कैपेसिटी, और टोटल लंग कैपेसिटी जो है वो पूरा कॉम्बिनेशन, जो वाइटल कैपेसिटी आ गई, रिजर्व वॉल्यूम आ गया, ये इसका सब जो समेशन हो गया, उतनी अपनी लंग की कैपेसिटी रहती है, लेकिन हम यूज उतना ही करते 300 to 500 ml, लेकिन अपने लंग की कैपेसिटी है 5000 to 6000 ml हम एयर अंदर ले सकते हैं। समझ में आया उतना ही? अभी अभी ये जैसे कि हार्ट का ये करने के लिए हम कैसे ECG का यूज करते हैं, नहीं तो हाइपरटेंशन देखने के लिए स्पिग्मोमैनोमीटर, मैंने बोला था ना, बीपी अपैरेटस को स्पिग्मोमैनोमीटर बोलते हैं, तो स्पिग्मोमैनोमीटर का यूज करते हैं, ECG का यूज करते हैं कि हार्ट का फंक्शन अच्छे से चल रहा है कि नहीं चल रहा। वैसे ही लंग डिसीज को देखने के लिए स्पायरोमीटर का यूज करते हैं। ओके, ये सिर्फ नाम याद रखो कि किस क्या लंग डिसीज देखने के लिए क्या यूज करते हैं, स्पायरोमीटर यूज करते हैं। तो स्पायरोमेट्री इज वन ऑफ द प्राइमरी पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। पल्मोनरी मींस पल्मोनरी ऑलवेज रिलेटेड टू लंग्स, मैंने बोला था है ना, लंग्स अच्छे है कि नहीं, इसलिए जो टेस्ट करते हैं PFT बोलते हैं उसको, यूज टू चेक द हेल्थ ऑफ द लंग्स एंड रेस्पिरेटरी पैसेजवे। व्हेन अ स्पायरोमेट्री टेस्ट इज परफॉर्म, द सब्जेक्ट ब्रेथ्स थ्रू एन मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक एयर फ्लो सेंस कॉल्ड द स्पायरोमीटर। ये जो दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं स्पायरोमीटर, और उस पे ये रीडिंग आ जाता है, जैसे ECG में वो डालने के बाद रीडिंग आ जाता है, वैसे ये सांस लेते हैं और उसमें रीडिंग आ जाता है, कितनी उसकी कैपेसिटी है क्या है उसमें दिखा जाता है। सिर्फ स्पायरोमीटर याद रखो बस, बाकी कुछ नहीं रखना। ओके, proportion of gases in inhaled and exhaled, composition of air, ऑक्सीजन है 21%, एक्सहेल्ड एयर में है 16%, कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल्ड एयर में 0.4% रहता है, लेकिन एक्सहेल में ज्यादा रहता है, 4% रहता है। नाइट्रोजन इनहेल और एक्सहेल में 79% रहता है। वाटर वेपर वेरिएबल सैचुरेटेड रहता है। ओके, एक कंपोजिशन ऑफ एयर ध्यान में रखना, ये शायद मेरे ख्याल से 6 लेवल पे क्वेश्चन पूछा था, लेकिन 3rd लेवल पे क्वेश्चन पूछने में कुछ भी ये नहीं है कि पूछ भी सकते हैं, है ना। ऑक्सीजन का लेवल 21% रहता है इनहेल में, एक्सहेल में 16% है, कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सहेल में 4% है। इतना इतना याद रखोगे। नाइट्रोजन लेवल होता है क्या, ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, है ना। ऐसे गुल गुल घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछते हैं, तो ये हमको टेबल मालूम है तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, हम आंसर लिख सकते हैं।
भी आया योगिक पॉइंट ऑफ व्यू। योगिक पॉइंट ऑफ व्यू में क्या क्या क्रिया होते हैं हमने साइनोसाइटिस में देखा था। जलनेति सूत्रनेति का यूज होता है अपने साइनोसाइटिस रहा कुछ भी नेजल के कोई भी ये रहे तो उसके लिए हम ये यूज कर सकते हैं। कपालभाति हमने देखा है। आपने कपालभाति पढ़ा है ना? कपालभाति पढ़ा है ना आपको? हेलो। Yes, yes, madam. हाँ, तो कपालभाति के कौन से प्रकार है बताओ? Air and this one, no? Air and हाँ water. नहीं, air हाँ, से ही है ना? घेरंडा संहिता के अनुसार 3 प्रकार बताए उन्होंने, है ना? हाँ, एक तो व्याक्रम वातक्रम, व्युतक्रम और शीतक्रम, है ना? जो वातक्रम जो हम रेगुलर करते हैं वो एयर वाला, तो वातक्रम हो गया। और व्युतक्रम शीतक्रम क्या है? शीतक्रम में क्या करते हैं हम? मुंह से पानी लेते हैं और नोज से छोड़ देते हैं। और व्युतक्रम में उल्टा करते हैं, है ना? नोज से पानी लेते हैं और मुंह से छोड़ देते हैं। इसका भी बहुत सारा फायदा होता है। आजकल ये नहीं करते, ज्यादा से ज्यादा हम कपालभाति वो जो वातक्रम वाली ही करते हैं, लेकिन इसका भी यूज है अपने नेजल के रिलेटेड दोष दूर करने के लिए, टू क्लियर द साइनसेस फ्रॉम म्यूकस एंड ब्लॉकेजेस। ओके, उसकी वजह से क्या होता है? नर्व एंडिंग्स भी स्टिमुलेट हो जाता है। तो अभी इसका ज्यादा यूज अपने कोरोना में क्यों हुआ बताओ? क्योंकि उसमें सेंसेस चले जाते थे, स्मेल नहीं आती थी, ये नहीं आती थी, जो रेगुलरली करते थे। नहीं तो जिनको होने के बाद जिन्होंने ये किया है उनका सेंसेस जो है वो जल्दी से आने में उनको हेल्प हुई है ना? उसके नर्व एंडिंग्स क्या हो जाते हैं? स्टिमुलेट हो जाते हैं उसकी वजह से। एक्टिवेट द 5 सेंसेशन प्यूरिफाइड रिड्यूस्ड इन्फ्लेमेशन। फिर कुंजल क्रिया का भी यूज किया जाता है। कुंजल क्रिया भी आपको सिखाई होगी ना, एम्प्टी स्टमक जो वोमिटिंग करते हैं उसका भी इसमें बहुत फायदा होता है। क्लोज फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द जीआईटी एंड एयरवेज विद रिफ्लेक्स एक्शन इन द नर्व सप्लाइंग बोथ इसोफेगस। क्योंकि ये कुंजल क्रिया का क्या मतलब होता है? दोनों का रिलेशनशिप है ना, जीआईटी का भी होता है और एयरवेज, क्योंकि एयरवेज से ही वो बाहर आ जाता है, तो एयरवेज भी क्लियर होने में इसका हेल्प हो जाता है। तो दोनों का भी हेल्प इधर फायदा इधर हो जाता है, डबल फायदा। सूर्य नमस्कार विद ब्रीदिंग एंड बीज मंत्रा, ये तो मालूम है हम ब्रीदिंग से ही करते हैं, तो उसमें सूर्य नमस्कार में फायदा हो जाता है। सेक्शनल ब्रीदिंग आपको सिखाया होगा, एब्डोमिनल, थोरैसिक, क्लेविकुलर, और सर तो अपने मेनन सर तो बहुत अच्छे से ये सिखाते हैं, एब्डोमिनल, थोरैसिक, क्लेविकुलर, इसमें कौन सी मुद्रा लेनी है, क्या लेनी है, बहुत ही अच्छी तरह से वो भी आप अच्छे से सीख लो। वो मुद्रा का भी बहुत इंपॉर्टेंस है ये सेक्शनल ब्रीदिंग में। ओके, तो एनहांसिंग द एक्शन ऑफ द डायफ्राम एंड मिनिमाइजिंग द एक्शन ऑफ रिब केज। थोरैसिक में क्या होता है? एक्सपेंडिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग द रिब केज, लेकिन ये चिन्मय मुद्रा में होता है। और क्लेविकुलर जो है टोटल रिब केज एक्सपेंशन होता है, जो आदि मुद्रा में होता है। और जो योगिक प्राणायाम हम जो बोलते हैं पूरा ऊपर से लेना और छोड़ना, दिस इज कॉल्ड द योगिक प्राणायाम, अफेक्ट्स द होल बॉडी, होल लंग्स, ब्रह्म मुद्रा में किया जाता है। ये सर आपको अच्छे से ज्यादा डिटेल में बताएंगे। और इफेक्ट ऑफ ब्रीदिंग, मोर एनर्जी एंड स्ट्रॉन्गर द इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्गर रहती है और मोर एनर्जी रहते हैं। इनहांस द एबिलिटी टू हैंडल द स्ट्रेस। देखो जो प्राणायाम अच्छे से करते हैं, योगा करते हैं, वो स्ट्रेस, अब देखो जीवन है, जीवन में स्ट्रेस हर एक को अलग अलग प्रकार के स्ट्रेस आते ही रहते हैं, लेकिन उसको कोप अप करना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, और जो कोप अप कर जाता है वो जीवन में आगे बढ़ जाता है। तो इस रेस्पिरेटरी सिस्टम के हमने अच्छे से ये कर लिया तो इनहांस हो जाता है एबिलिटी, एंड स्ट्रेस हम हैंडल कर सकते हैं। लेफ्ट नॉस्ट्रिल इज कॉल्ड, जो मैंने अभी बताया था, चंद्र नाड़ी, एंड ब्रीदिंग थ्रू द लेफ्ट नॉस्ट्रिल हैज कूलिंग इफेक्ट। द नाइट नॉस्ट्रिल इज द सूर्य नाड़ी एंड इट्स ब्रीदिंग हैज वार्मिंग इफेक्ट। हमने देखा था ना, राइट से लेना, लेफ्ट से छोड़ना, सूर्य भेदी प्राणायाम, लेफ्ट से लेना, राइट से छोड़ना, इट्स चंद्र भेदी प्राणायाम। इसके अलग अलग फायदे हैं, चंद्र भेदी का अलग है, सूर्य भेदी का अलग है। अब हमको मालूम है जब शरीर में हमको कूलिंग की जरूरत रहती है तब चंद्र भेदी प्राणायाम करना चाहिए, और लेकिन जब शरीर में हीट की आवश्यकता रहती है तब सूर्य भेदी प्राणायाम करना चाहिए। ओनली वन नाड़ी वर्क एट अ टाइम फॉर 2 आवर्स, मैंने अभी बताया वैसे। बोथ नॉस्ट्रिल फंक्शन टुगेदर फॉर अ स्मॉल पीरियड ऑफ चेंज ओवर दैट, व्हाई अनुलोम विलोम हैज अ ग्रेट इफेक्ट इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेशन इज द बेसिक फंडामेंट्स ऑफ द प्राण शक्ति एंड मन शक्ति, वो तो हमको मालूम है कि रेस्पिरेशन से ही प्राण शक्ति और मन शक्ति का धागा जुड़ा हुआ है।
है ना। अभी एक ये जो है ये एक बार देखेंगे ना ये वीडियो, फिर हम क्लोज कर देंगे। ओके, देखना है। त्याने पुढच्या वेळेपासून व्हिडिओ आत टाका हा. व्हिडिओ 2 मिनिटाचा आहे सर, म्हणजे सिस्टीम होऊन जाते हो. व्हिडिओ आत टाका तुम्ही म्हणतो या स्लाइड मध्ये कळलं का? म्हणजे युट्यूब फुल व्हिडिओ शुड बी ओपन हियर ओनली. ओके, हाँ हाँ डायरेक्टली ना देखती हूँ मैं सर। नहीं आया क्या? दिखाई दे रहा है? ओपन होत नाहीये. हाँ होते सर, 2 मिनट। Pulmonary ventilation, commonly referred to as breathing, is the process of air flowing in and out of the lungs through inspiration and expiration. The air movements are governed by the principles of gas laws. Basically, air flows from higher to lower pressure. Pressure within a cavity increases when its volume decreases, and vice versa. The volume of a given amount of gas increases with increased temperature. At rest, in between breaths, pressure inside the lungs, or the pulmonary pressure, equals the pressure outside of the body, or atmospheric pressure. When discussing respiratory pressure, this is generally referred to as the relative pressure of zero. This is because what matters is the difference between the two pressures, not their absolute values. Thus, a negative pressure is a pressure below atmospheric, positive pressure is above atmospheric. जो निगेटिव पॉझिटिव्ह बोला था ना वो है। मॅम काही नाही दिसत आहे पण. दिसत नाहीये? नहीं, नथिंग हैज कम सो फार. हाँ आवाज अभी तक फक्त येतोय दिखाई तो नहीं तू. मुझे. हाँ कुछ नहीं दिख रहा है, आवाज आ रही है वो आपके व्हिडिओ नाही दिसत आहे का? ना ना. नाही ना. ओनली दॅट लिंक इज विजिबल. बरं मग मी हे मी ह्याला टाकते, आपल्या ग्रुप मध्ये टाकते. ओके हाँ, ठीक है. हाँ In the chest walls. मग ठीक आहे ग्रुपमध्ये मग फक्त लिंक टाका आता. हा लिंक टाकते सर फक्त ग्रुप मध्ये सर. हा हा ठीक आहे, म्हणजे त्याच्यामध्ये तुम्हाला कळून जाईल. खरं ऍक्च्युली यायला पाहिजे होतं, काय प्रॉब्लेम. Pulmonary ventilation is achieved by rhythmically changing the breath. मी थोडस तुम्हाला ते निगेटिव्ह आणि पॉझिटिव्ह प्रेशर कळायला हेल्प होईल. आणि आपको समझ में आया ना निगेटिव और पॉजिटिव प्रेशर, तो आपको प्राणायाम सीखने में समझने में बहुत आसानी हो. ओके Expanding आवाज आ रहा है लेकिन पिक्चर नहीं दिख picture रहा नहीं. क्या? आवाज वो आपके इसमें आ रही है, हमारे इसमें नहीं आ रही. नहीं हमें आवाज भी नहीं आ रहा है. एकदम लाइट आ रहा है आवाज, ज्यादा नहीं. ओके ओके ठीक है, मैं ये भेज देती हूँ उसमें. ओके मैम हमें शेयर कीजिए बाद में. हाँ हाँ शेयर करती हूँ. हाँ हाँ हम शेयर. लोग पूछ. यस यस नो प्रॉब्लम. ओके आप मैं आज अभी रात में भेज देती हूँ सर के यहाँ पीपीटी. आप पीपीटी गो थ्रू जाइए. अभी कल का भी सर भेज देंगे. तो कार्डियोवैस्कुलर और रेस्पिरेटरी देखिए. कल ये कल दोनों साथ में डाइजेस्टिव शुरू डालेंगे. होगा. ये दोनों साथ हाँ. में डालेंगे पीपीटी. ओके हाँ और डाइजेस्टिव कल स्टार्ट होगा, तो आपको धीरे धीरे वही वही पढ़ते जाओ, तो आपको कुछ क्वेश्चन है तो पूछने में आसानी होगी, इसलिए बाकी कुछ. हाँ
और उसी टाइम में आप पढ़ोगे ना तो समझ में आएगा। आप बाद में पढ़ोगे ना, 8 दिन के बाद पढ़ती हूँ जब टाइम मिलेगा, तो वो होगा नहीं। थोड़ा सा टाइम निकाल के, आधा घंटा टाइम निकाल के एक बार पढ़ो, तो आपको दिमाग में 100% वो बैठ जाएगा। हाँ, थोड़ा सा रिकॉर्डिंग और थोड़ा सा वो समझोगे तो हो जाएगा। ओके। ठीक है सर, फिर अभी का बस करते हैं। हेलो सर नहीं है, सर है. सर बोलो, बोलो. सर झालंय, म्हणजे आता रेस्पिरेटरी सिस्टीम झाली आहे आपली. आता तुम्ही अं, हे कमआउट हे शेअरिंग मग कमआउट करा. व्हिडिओ बंद करा, आपलं हे बंद करा, ओके. प्रेझेंटेशन बंद करा. कमआउट. हा. Any difficulty, Sijit? Sijit, you came late little, that's why. Sijit, कोई डिफिकल्टी है? पीपीटी मिलेगा और बाकी हम कैचिंग करेगा. पढ़ाई करो, अब बाद में हम पूछेगा. हाँ, ठीक है. क्वेश्चन आंसर्स पूछेगा. ओके, we'll ask you questions. हाँ, ओके. ओके सर, कल डाइजेस्टिव सिस्टम ले लेते हैं. हाँ, एक मिनट. गोपीनाथ, थैंक यू. उषा, जरा एग्जिट कर. Sijit, Thank you very much, I want to talk to madam. Yeah. अच्छा है आपका, very clear अच्छा, and हमें समझ में आता है ना yes. थोड़ा बहुत.